स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान जीविका दीदियों के लिए बड़ी घोषणा की है। तेजस्वी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। लद्दाख के मुद्दों को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक। यह बैठक गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों के बीच होगी। बैठक में लेह, एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हिस्सा लेंगे और इसमें दोनों ही संगठनों के 3-3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के साथ बैठक करने के लिए लेह, एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता पहले ही दिल्ली पहुंच गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी रेलवे ने छठ के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया है। पिछले 20 दिन में रेलवे ने 4,211 विशेष ट्रेनें चलाई हैं। यात्रियों की सुरक्षा, सुगमता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वॉर रूम बनाया गया है, जहां से भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है और MUTS सहित अतिरिक्त टिकट काउंटर लगाए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्वयं जमीनी स्तर पर उतरकर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि तैयारियों में कोई चूक न रह जाए। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ऑस्ट्रा हिंद 2025 का यह सैन्य अभ्यास 2022 में शुरू हुआ था। इस साल के अभ्यास का मुख्य फोकस शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयारियां करना है, जिसमें वर्तमान सुरक्षा हालातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत सरकार ने नेपाल की सभी 7 प्रांतों के 48 जिलों में स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 81 स्कूल बसें दान की हैं। पिछले 3 दशकों में भारत द्वारा नेपाल के संस्थानों को 381 स्कूल बसें प्रदान की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय दौरे पर केरल में हैं और दौरे के दूसरे दिन सबरीमाला पर्वतीय तीर्थ स्थल में भगवान अयप्पा के दर्शन और पूजन के लिए वो पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक के विमोचन समारोह में लेंगे हिस्सा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने राज्यसभा सचिवालय का दौरा किया और सदन के सुचारू और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने में इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 122 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है और अगले महीने की 11 तारीख को मतदान होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। मंगलवार को मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा है कि एक ही दिन में 2 बड़ी जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। साथ ही बिहार सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार बिहार के विकास के लिए विशेष राशि उपलब्ध कराई जा रही है। आज गुजराती समुदाय नव वर्ष मना रहा है। गुजरात में बेस्तु वर्ष नाम से मनाया जाने वाला नव वर्ष हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक मास के पहले दिन मनाया जाता है। भारत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम के आह्वान और पर्यावरण चेतना पर उनके निरंतर जोर ने पूरे देश में लोगों को वृक्षारोपण और संरक्षण के लिए प्रेरित किया। जहां कुल वन क्षेत्र मामले में भारत विश्व स्तर पर अब 9वें स्थान पर पहुंच गया है, तो वहीं वार्षिक वन लाभ में 3रे स्थान पर बना हुआ है। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का द्वितीय संस्करण नई दिल्ली में आज 24 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर और नौसेना के तीव्र गति के अभियानों और युद्ध की तैयारियों की पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। GST दरों में किए गए बदलाव से पहाड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है, जिससे कृषि, पर्यटन, शिल्प और विनिर्माण क्षेत्र में करों में कमी आई है।
जीएसटी 28% से घटकर 18% करने से ऑटो उद्योग को बढ़ावा मिला है, जिससे वाहन 8 से 10% सस्ते हो गए हैं और 50,000 नौकरियों को बढ़ावा मिला है। देश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के अहंकार को शांत करने के प्रतीक के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। मथुरा और वृंदावन में विशेष रौनक देखने को मिल रही है, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए वो पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा की शुरुआत गौ पूजन से की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को भी गोवर्धन पूजा की बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी। एक्स पर लिखा कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वह समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और सुखी जीवन प्रदान करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर अपने सरकारी आवास पर गाय की पारंपरिक पूजा की। राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार अजमेर में लगने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला शुरू हो रहा है। ये 7 नवंबर तक चलेगा। मेले में देसी और विदेशी पर्यटक शामिल होंगे। मेले के 3 चरणों में पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल है और अश्वत्थ पालकों के लिए अस्थायी और स्थायी अस्तबल बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नागरिक और राजनीतिक दल अब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए ECI नेट प्लेटफॉर्म पर सी-विजिल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग आज से 23 अक्टूबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी और इसमें आगामी चुनावों की तैयारियों, मतदाता सूची में सुधार और उसकी पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर सहित विभिन्न अभियानों के दौरान अदम्य साहसी कार्यों के लिए रक्षा कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने अशफाकुल्लाह खान जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक्स पर लिखा है कि अपने क्रांतिकारी विचारों और ओजस्वी कविताओं के माध्यम से अशफाकुल्लाह खान जी ने स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसमें असंख्य युवाओं ने राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। चेन्नई समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों के लिए अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, ओडिशा और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिभुवनदास पटेल को उनकी जयंती पर नमन किया है। एक्स पर लिखा कि भारतीय सहकारिता आंदोलन के जनक त्रिभुवनदास पटेल जी को नमन करता हूं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने भी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार लालू काल की अराजकता को भूला नहीं है। हिमाचल प्रदेश के बड़ा भंगाल से कांगड़ा जाते हुए 600 भेड़ बकरियों के ऊपर हिमखंड गिर जाने से वहां पे चंबा के जरासू जोत में 250 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। हैदराबाद में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रवक्ता NV सुभाष ने कहा है कि कांग्रेस और BRS विकास कार्यों में विफल रहे और जिससे भाजपा प्रत्याशी की संभावनाएं मजबूत हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को नमन करते हुए उधमपुर रियासी रेंज की DIG सारा रिजवी ने कहा कि पुलिसकर्मियों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है।
बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में चल रही फ्रेंडली फाइट पर अफसोस जताया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों का चयन किया है, बिहार के मतदाता अब महागठबंधन को महालठबंधन के नाम से जान रहे हैं। पंजाब के जालंधर में एक हैंडलूम फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी रही और हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका क्षेत्र के रहने वाला स्थित महादेव मंडवी कॉम्प्लेक्स में आज सुबह भीषण आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मनाली में लगातार बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश के श्री रामुलु नेल्लोरो में भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। और यहां बुलेटिन में फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। लद्दाख की अर्थव्यवस्था अपनी अनोखी संस्कृति, परंपरा और शिल्प कौशल पर आधारित है और यही यहाँ की पश्मीना ऊन और खुबानी थांग का पेंटिंग और ऊनी उत्पाद स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। और जीएसटी दर को 12% से घटाकर यहां पर 5% करने से इन पारंपरिक उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। पश्मीना ऊन, ऊनी गलीचे और नमदा और लकड़ी की हस्तशिल्प जैसे उत्पाद अब अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और इससे उत्पादन लागत घटेगी और स्थानीय कारीगरों को बेहतर आमदनी मिलेगी। ये सुधार न केवल छोटे उद्यमों को सशक्त करेंगे बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बंदरगाह, जहाजरानी एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ महाराष्ट्र तट पर वाधवन बंदरगाह परियोजना को पूरा करने के काम में तेजी लाने के लिए मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 63 अंक की तेजी के साथ 84,426 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 26 अंक चढ़कर 25,869 पर बंद हुआ और दोनों ही सूचकांक एक साल के नए उच्च स्तर पर बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ आशीष कुमार चौहान के मुताबिक संवत 2081 के दौरान भू राजनीतिक चुनौतियों के कारण शेयरों का प्रदर्शन अन्य परिसंपत्ति वर्ग की तुलना में कमजोर रहा। संवत 2082 में संभावनाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के मुताबिक इस साल दिवाली पर बिक्री 5.40 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। पिछली दिवाली के मुकाबले वस्तुओं की बिक्री में 25% का इजाफा हुआ है, जबकि सेवाओं में 65,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा और सरकारी बॉन्ड डिलीवरी का मानना है कि डीलरों का मानना है कि भारत में नीतिगत दर में कटौती की समय सीमा और अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता
सनवत 2082 में अहम भूमिका निभाएगी। भारतीय बॉन्ड बाजार के लिए नया सनवत सकारात्मक रहने की उम्मीद है, जिसमें दरों में कई कटौती की संभावना है। आरबीआई ने रुपए के मूल्य को गिरने से बचाने के लिए अगस्त में 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर बेचे। आरबीआई के अनुसार अगस्त में 7.69 अरब अमेरिकी डॉलर की शुद्ध बिक्री हुई। रुपए में गिरावट का कारण व्यापार तनाव और वैश्विक अनिश्चितता थी। आरबीआई के एक स्टडी के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार अब युवाओं के दबदबे में है और जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। मार्च 2019 में ये उम्र समूह कुल निवेशक आधार का केवल 22.6% था। जुलाई 2025 तक इसका हिस्सा बढ़कर 38.9% हो गया। सनवत 2082 के पहले ही दिन सोने चांदी की कीमतों में सुस्ती देखने को मिली और सोना 271 रुपये और चांदी 327 रुपये सस्ती हुई है और दोनों ही कीमती धातु के भाव में आई हल्की गिरावट से ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष सितंबर में भारत के 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी महीने की तुलना में 3% रही और इस दौरान इस्पात और सीमेंट सेक्टर का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। भारत ने अमेरिका पर निर्भरता कम करते हुए दूसरे देशों की ओर रुख किया है। स्पेन, यूएई और चीन, बांग्लादेश जैसे देशों को निर्यात में अच्छी खासी बढ़त देखी गई है। अफ्रीका और मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों की ओर निर्यात बढ़ाया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 24 देशों में निर्यात बढ़ाया है। कोरिया, जर्मनी, यूएई, रूस, कनाडा, ब्राजील, इटली, थाईलैंड जैसे देशों ने निर्यात बढ़ा है और ये देश भारत के कुल निर्यात का लगभग 59% हिस्सा रखते हैं, जो बाजार विविधीकरण की सफलता का प्रमाण है। केंद्रीय न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसान तेजी से इनोवेशन और क्लीन एनर्जी को अपना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैसे एक किसान खेत में सोलर पैनल लगाकर 25,000 यूनिट बिजली का प्रतिदिन उत्पादन कर रहा है और इसके साथ ही इन पैनल्स के नीचे खेती को भी जारी रखा गया है। 26 अक्टूबर से टर्मिनल 2 पर एयर इंडिया के बाद इंडिगो भी उड़ान शुरू कर देगा। इंडिगो की 6E2000 से 6E2999 नंबर की घरेलू उड़ानें टर्मिनल 2 से चलेंगी, जबकि अन्य उड़ानें टर्मिनल 1 और 3 से संचालित होंगी। आरबीआई के अनुसार भारत की कॉर्पोरेट बिक्री में वित्त वर्ष 2024-25 में 7.2% की तेज वृद्धि देखी गई है। कोरोना में हुई तेज गिरावट के बाद से देश की कॉर्पोरेट बिक्री में लगातार सुधार देखा जा रहा है। 2021-22 के दौरान इसमें रिकॉर्ड 32.5% का उछाल दर्ज किया गया था। बीते 5 वर्षों में देश का कॉर्पोरेट का मुनाफा बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 7.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 2.5 लाख करोड़ रुपए था और साथ ही इस दौरान शुद्ध मुनाफा मार्जिन बढ़कर 2024-25 में 10.3% हो गया है, जो 2020-21 में 7.2% था। आईफोन 17 सीरीज की मजबूत बिक्री के कारण दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है और ये एनवीडिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि करीब 6.7 करोड़ नागरिक प्रतिदिन फ्यूल स्टेशन पर ईंधन खरीद रहे हैं, जो कि देश की तेजी से बढ़ती आर्थिक क्षमता को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि भारत का गैस पाइपलाइन नेटवर्क फिलहाल जो 24,500 किलोमीटर लंबा है और व्यापक ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसका विस्तार 2030 तक 33,000 किलोमीटर तक किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन में तत्काल संघर्ष विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और इस कदम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुडापेस्ट में होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक स्थगित हो गई है और कूटनीतिक प्रयासों पर भी इसका असर पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की प्रस्तावित बैठक भी टाल दी गई है। मॉस्को ने डॉनबास क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण की अपनी मांग पर अड़े रहते हुए संघर्ष विराम से इनकार कर दिया।
जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सहित यूरोपीय देशों ने युद्ध विराम की मांग दोहराई है और जबकि पोलैंड ने रूस को अपने वायु क्षेत्र का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस रियायतें नहीं देता है तो बैठक का कोई मतलब नहीं है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व भारत समेत पूरी दुनिया में पूरे हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाया गया और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ओवल ऑफिस में दिवाली मनाई। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पारंपरिक पीतल के दिए जलाकर प्रकाश पर्व की शुरुआत की और भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ उत्सव मनाया। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो ने मंगलवार को कहा है कि दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद कोलंबिया के प्रति उनका समर्थन अडिग है और उन्होंने इसे साझा एकजुटता और भाईचारे का प्रतीक बताया। टेलीविजन संबोधन में पेड्रिनो ने कहा है कि कोलंबिया वेनेजुएला की बोलिवियन सशस्त्र सेनाओं पर भरोसा कर सकता है। उन्होंने कोलंबिया में जनता, नैतिकता और भौतिक सहयोग और का आश्वासन दिया। यह बयान उस वक्त आया है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर टैरिफ बढ़ाने और सभी भुगतान रोकने की योजना की घोषणा की और इस कदम के क्षेत्रीय तनाव और कूटनीतिक असमंजस और गहराने की आशंका जताई गई है। रूस ने उत्तरी यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल से भीषण बमबारी की है, जिसकी वजह से यहां यूक्रेन का अधिकांश उत्तरी हिस्सा अंधेरे में डूब चुका है और इस हमले में चेरनिहिव क्षेत्र में 4 लोगों की मौत हो गई है और 7 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जबकि लाखों लोग बिजली और पानी की आपूर्ति से वंचित हो गए हैं। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार रूसी हमले में चेरनिहिव और उसके उत्तरी इलाकों में पूरी तरह से बिजली बाधित हो गई है और बिजली आपूर्ति को बहाल करने में लगे बचाव दलों और को क्षतिग्रस्त स्थलों के ऊपर लगातार रूसी ड्रोन के मंडराने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस जानबूझकर मानवीय संकट को बढ़ा रहा है और ठंड को हथियार बना रहा है। चेरनिहिव और कार्यवाहक मेयर ओलेग्जिन ने कहा है कि 2022 की तरह इस बार भी जीतेंगे। और आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिका ने ऊर्जा कंपनियों को नई तकनीकों के माध्यम से परमाणु अपशिष्ट को उपयोगी ईंधन में बदलने का अवसर दिया है और इस उन्नत रिएक्टरों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के दस्तावेज के अनुसार इस कदम से शीत युद्ध काल के हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकेगा और ये पहल ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और पर्यावरणीय सुरक्षा दोनों को सुदृढ़ करेगी। बीएनएम ने अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने जागरूकता अभियान चलाकर बलूचिस्तान की स्थिति को वैश्विक मंच पर उजागर किया। कार्यकर्ताओं ने पर्चे में वितरित किया और क्षेत्र में मानवाधिकारों की रक्षा का संदेश दिया। इस अभियान का नेतृत्व बीएनएम अमेरिका के अध्यक्ष सामी बलोच ने किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और झारी क्षेत्र में सेना लगातार आम लोगों पर जुल्म सितम ढा रही है। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पिछले महीने कार्यवाहक सरकार के गठन के बाद पहली बार मंगलवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और आम चुनाव की तैयारियों एवं सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। जापान की संसद ने मंगलवार को अतिरूढ़वादी साने ताकाचाइकी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख 64 वर्षीय ताकाचाइकी प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरो इशिबा की जगह लेंगी। ताकाइची के नाम पर संसद की मोहर लगने के साथ ही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की भयानक चुनावी हार के बाद से 3 महीने से चल रहा राजनीतिक शून्य खत्म हो गया है और जापान के प्रधानमंत्री बनने पर साने ताकाइची को पीएम मोदी ने बधाई दी। विदेशी पेशेवरों को बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की $1 लाख आवेदन फीस पर नया दिशा निर्देश जारी किया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने लीबिया से चुनावी धन जुटाने की साजिश रचने के जुर्म में मंगलवार को 5 साल की सजा शुरू हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने महिला विश्व कप के 22वें मुकाबले में पाकिस्तान को 150 रन से करारी शिकस्त देकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। बारिश से प्रभावित मुकाबला 40 ओवर प्रति पारी का किया गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट पर 312 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।
बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच बेहद रोमांचक और यादगार रहा। सुपर ओवर में किए गए इस मैच को वेस्टइंडीज ने 1 रन से जीता। वेस्टइंडीज ने इस मैच में इतिहास रचा। सभी 50 ओवर स्पिनरों द्वारा फेंके गए और वनडे क्रिकेट में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मंगलवार को दूसरे ही दिन खेल की समाप्ति तक अफगानिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन बना लिए हैं। और इससे पहले जिम्बाब्वे की पहली पारी 359 रन पर समाप्त हो गई। जिम्बाब्वे के लिए सलामी बल्लेबाज बने करन ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में भारत को झटका लगा है। भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हार के साथ बाहर हो गए हैं। भारतीय कबड्डी टीम ने एशियाई युवा खेल 2025 में ईरान को 46-29 के अंतर से हरा दिया है। टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार चौथी जीत रही। कोच्चि ब्लू स्पाइकर्स ने मंगलवार को हैदराबाद के गाचीबौली इंडोर स्टेडियम में प्राइम वॉलीबॉल लीग में अहमदाबाद डिफेंडर्स को 15-13, 14-16, 17-15, 15-19 से हराकर शानदार जीत हासिल की। एरिन वर्गीस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अहमदाबाद ने बतूर बसूरी के अटैक के साथ ही शानदार शुरुआत की और कोच्चि के जसजोत सिंह ने शानदार सर्वे ने दोनों ही टीमों के बीच अंतर कम कर दिया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। मन की बात है जन जन